Thank you very much. I extend my thanks to Chima Saab, Dr. Scom, for I thank you all for inviting me at this session, and I'm really grateful to you all. And I hope that this lecture brings some relief as far as radiology is concerned, since the radiology has taken such a leap that it is really very difficult to comprehend, even for us and for physicians like you people. So to start with, today's topic is basics of CT and MRI. When I was preparing this lecture, it was really difficult for me to comprehend CT and MRI in this like 40 minutes lecture, because this requires 4 years of training. So it is really difficult. So I have just touched kind of basic points that might be helpful to you people, so that you remember things like what we do actually. Familiarity with the densities of normal structures and pathology is the first step to interpret CT images. ये आपको आना चाहिए कि CT में densities का क्या मतलब होता है. What do you mean by density? You must have gone through several reports like hypodensity, hyperdensity, hyperdense mass, heterogeneous enhancement. Hypo means low, hyper means high. So anything which is like towards blackish shades would be called as hypo. Anything which is bright, whitish, so it is hyper. So the basic thing is to remember hypo and hyperdensity. तो ये चीज़, this is the foremost thing. तो आपको अगर ये चीज़ पता है, जिस तरह water, liquid collection would always be hypo. Pleural effusion, gallbladder, urinary bladder, ascites, ये सारी hypo की तरफ है. और bright aspect is towards like bones, any metallic object. जी, तो ये इस तरह की चीज़ें जो है ना, ये आपको हाइपर की तरफ लेके जाए. सिमिलरली MR में भी यही चीज़ है. we don't call them as density, हम उसको intensity कहते हैं, क्योंकि उसमें हम we acquire signals, magnetic signals. तो hypo intense and hyper intense. That's the basic principle. Hypo intense and hyper. Hypo means low signals, weak signals, or hyper means high signals. तो MR में भी यही है. Everyone knows radiology is an important field of modern medicine that plays very important role in medicine. It utilizes imaging technology. और हम 4 किस्म के रेडिएशंस यूज़ करते हैं. रेडिएशंस मीन्स मोडेलिटीज़. वन इज़ अल्ट्रासाउंड्स, एक्सरेज, मैग्नेटिक वेव्स और रेडियो आइसोटोप्स जो ऑन्कोलॉजी रिलेटेड चीज़ें हैं ये. तो ये 4 किस्म की डिफरेंट मोडेलिटीज़ हैं जो आप यूज़ करती हैं ऑन डिफरेंट इमेजिंग प्लेटफॉर्म्स. थोड़ा सा रेडियोलॉजी का बैकग्राउंड हिस्ट्री. in 19th century radiology was grown into multifaceted discipline. पहले तो कुछ था ही नहीं, शायद एक एक्सरेज ही था, और एक्सरेज भी एक रैंडमली was created. तो पहले तो अल्ट्रासाउंड, मैग्नेटिक वेव्स, इनका कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था. सो दोज वर द प्रिमिटिव एजेस. और उसके बाद जो है ना, वो जैसे जैसे थिंग्स व्हेन दे इनकॉर्पोरेटेड इन रेडियोलॉजी, तो इट ग्रोन इनटू ए मल्टीफैसेटेड फील्ड. इट्स रियली डिफ़िकल्ट कि अगर पुरानी आदतें हैं उनको नई आदतें करने में इट टेक्स टाइम इन जनरल. तो जो पहले वाले रेडियोलॉजिस्ट थे वो बिल्कुल पुरानी ज़माने के चीज़ें देखा करते थे, और उनको एक्सरेज़ के बारे में पता था. और वो भी पीली एक्सरेज़, अगर आपको कुछ याद हो, आपने देखे होंगे, वो जिनकी इन्फॉर्मेशन भी बड़ी डल होती थी, और
बड़ी ही उनके लिए उस ज़माने में चूंकि और कोई चीज़ें नहीं थी तो वो उसी के ऊपर स्ट्रेस किया करते थे। जी वैट फिल्म आ जाती। अब वैट फिल्म का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, अब सारा डिजिटल। तो वी हैव टू लर्न न्यू थिंग्स एज वेल। अब एआई हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक इतना बड़ा ब्रिज आ गया है कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज समथिंग विच हैज़ इन्फिनिट पावर्स। और आई थिंक कि ये बाकी फील्ड्स में भी एआई आता जा रहा होगा। सिंस वी प्ले विद ऑल दोज मशीनरीज एंड टूल्स एंड कंप्यूटर्स एंड हाई-फाई काइंड ऑफ फैंसी मशीनरी, तो एआई हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और उसकी मैं आपको बताऊंगा कि एआई कैसे इम्पॉर्टेंट है। ही इज़ द पर्सन हु हैज़ डन एवरीथिंग फॉर एक्सरे। इसका नाम है रोइंजन, एक जर्मन साइंटिस्ट था। एंड ही इज़ द पर्सन रिस्पॉन्सिबल जिसने सारा कुछ किया जी, एक्सरेज वगैरह। जी। और इसको नोबेल प्राइज़ भी मिला था एक्सरेज की इन्वेंशन से। ये इसकी पहला एक्सरे दुनिया का जो रॉयल कॉलेज ऑफ रेडियोलॉजिस्ट में लंदन में अभी भी लगाया हुआ उन्होंने फ्रेम करके, ये इसकी बीवी का एक्सरे था। यू कैन सी दिस रिंग, ये रिंग है। और लेटर ऑन इसको ल्यूकीमिया भी हो गया था एंड शी डाइड ऑफ ल्यूकीमिया, क्योंकि उस वक्त कोई शील्डिंग का कॉन्सेप्ट नहीं था, कोई रेडिएशन हैजर्ड्स का नहीं था पता, और कुछ पता नहीं था। तो वो रैंडमली जाते थे, ना आपको डोज का पता है ना कुछ है। सो दोज वर लाइक सच डेज जब इस तरह होता था। तो अगर आप अपने पार्टनर से अगर खुश हैं या नहीं खुश है तो डोंट गेट इनटू दिस काइंड ऑफ प्रैक्टिस। तो ये देखें, ये एक्सरे, ये पुराने ज़माने के एक्सरे देखें ज़रा आप। लुक एट दिस शील्ड। और जी ये चमड़े का इस तरह का कोई मटेरियल होता था जो कि वो समझते थे कि ये शील्ड है, लेकिन ये इट इज़ नॉट लाइक जैसे आजकल को वेल्डर शेल्डर पहनते हैं, वो इस तरह की कोई चीज़ थी वो। तो वो इस तरह के एक्सरे होते हैं। लुक एट दिस, ये पेशेंट लेटा हुआ है बीच में, और ये किस तरह का एक्सरे है ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में वॉर जोन्स में रेडियोलॉजी कि ये केबिन्स कार्ट्स टेंटों में उनको लेके जाया करते थे। यहाँ पे फ्लोरोस्कोप और एक्सरे लगाया करते थे कि जी कोई फ्रैक्चर देखने के लिए या बाकी चीज़ों के लिए। तो यू कैन इमेजिन कि ये कितना कैसी सूरत हाल होगी। और ये भी इसी तरह पुराने एक्सरेज किस तरह से हैं, ये आपको शायद याद हो। ये डार्क रूम की एक तस्वीर है, और ये एक्सपोज अनएक्सपोज ये ऐसी विंडोज़ बनी होती थी। एक साइड से एक्सपोज फिल्म जाती थी और दूसरी तरफ से वो प्रोसेस होके आती थी। और ये वो वेट फिल्म की एक तस्वीर है। जी इस तरह लटका देते थे उनको, जैसे आप गीले कपड़े सुखाते हैं तो आप ये इस तरह की उनको सिखा दिया जाता था। और ये इस तरह के एक्सरे होते थे। लुक एट दिस एक्सरे, ये पीली पीली फिल्म है जिसकी इंफॉर्मेशन भी कम, रेडिएशन भी ज़्यादा दिया आपने, और कुछ समझ नहीं आ रहा। एज़ कंपेयर टू दीज मॉडर्न मशीन्स, ये हम आजकल यूज़ करते हैं डिजिटल रेडियोग्राफी। ये देखें कितनी फैंसी हैं, और इनका आउटलुक देखें, और इनके अपीयरेंस देखें, और इनके रिजल्ट्स भी आप देखिएगा। ये इनके रिजल्ट्स हैं। लुक एट द डिफरेंस। तो ये जो एक क्वांटम जंप हुई है, इट इज़ नॉट दैट ईजी। दिस वॉज नॉट एन ईजी वे टू गो। आप इनकी क्लैरिटी देखें, इमेज क्वालिटी देखें, और इंफॉर्मेशन देखें, कितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन। अब ये सारी की सारी पेपरलेस हम करते जा रहे हैं। अब आपको एक्सरे फिल्म, सीटी फिल्म्स बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आएंगी। आप सारा इनको डिजिटाइज करके और इन मॉनिटर्स पे डाल दिया गया। जो इंटीग्रेटेड हॉस्पिटल्स हैं वो बहुत कम कर दिया उन्होंने, पेपरलेस रेडियोलॉजी करते जा रहे हैं ताकि आपके एक्सपेंसेस कम हो और इजी टू रीड। इसका आप कॉन्ट्रास्ट बढ़ा सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, इसको जूम कर सकते हैं। जैसे आपके ऑर्डिनरी कंप्यूटर में टूल्स होते हैं,
आप इनको इसी तरह यूज़ कर सकते हैं। चल, फ्यूचर ऑफ डिजिटल रेडियोग्राफी लाइज इन फर्दर इम्प्रूविंग इमेज रेजोल्यूशन। तो यही है, एफिशिएंसी हो, डोज रिडक्शन हो और एफिशिएंसी बढ़ाई जाए। ये ट्रेंड्स हैं, कुछ ट्रेंड्स आर रियली डिफ़िकल्ट। नए नए ट्रेंड्स आते जा रहे हैं, ओल्ड हैबिट्स को न्यू करना इतना आसान नहीं होता। एब्जॉर्ब टेक्नोलॉजी इज़ ऑलवेज रेजिस्टेंट, आप रेजिस्ट करते हैं टेक्नोलॉजी को, लेकिन पीपल हु आर लुकिंग फॉरवर्ड इन फ्यूचर वो बहुत जल्दी अडेप्ट करते हैं चीज़ों को, क्योंकि आपका सर्वाइवल नहीं है। और ये स्किल्स भी आने चाहिए जी, ट्रेंड का मार्केटिंग होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी, सोशल, कंज्यूमर, एक जनरल सी टर्म्स हैं, ये ट्रेंड्स हैं जी। नो वी शुडंट गो टू दैट एक्सटेंट, लेकिन दीज आर डिफरेंट ट्रेंड्स जो के वो होने जी जी ये रीडिफाइंड ट्रेंड्स, नॉट टू दैट एक्सटेंट। ये ऊपर चढ़ा हुआ इसने ड्रिप लेके तो भैंस को लगाई हुई है ड्रिप इसने, ये देखें आप ज़रा, और ये देखें एक ट्रेंड। तो so change should be in positive direction, not in like कि जी ये नहीं होना चाहिए चेंज आगे भी जाती है और पीछे भी लेके जाती है आप। so you should be forward moving। एक ये मैंने नाम ऐसे लिख दिया, ये मुझे कहीं नज़र आ गया, तो ये डॉक्टर साहब हैं और ये माशाल्लाह से मल्टी डायरेक्शनल भी वो रखती है काबिलियत। चल, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम फिल्म बेस्ड टू फिल्मलेस ऑपरेशन इज़ नॉट ईजी, हैज़ बिकम मोर एंड मोर चैलेंजिंग, क्योंकि आपको रिसोर्सेज चाहिए, नई चीज़ें, टेक्नोलॉजी इज़ ऑलवेज एक्सपेंसिव ऑन योर पॉकेट। आप देखें, आप मोबाइल्स हैं, जो नए नए मोबाइल्स आते हैं वो थोड़ी थोड़ी सी चेंज करते हैं और ढेर सारे पैसे ले लेते हैं आपसे। सो वो इट इज़ ऑलवेज एक्सपेंसिव, हैवी ऑन योर पॉकेट, तो वो इतना आसान नहीं है। लेकिन एट द कॉस्ट ऑफ बीइंग फ्यूचरिस्टिक आपको ये करना पड़ता है। ये इस तरह की आप देखेंगे कि इस तरह की रेडियोलॉजी होती जा रही है, इसी तरह रोज़ में आपको, और इस तरह से इमेजिंग इस तरह होती जा रही है। अच्छा जी, समथिंग अबाउट सीटी स्कैन। आपको पता है सीटी स्कैन में हम क्या यूज़ करते हैं? एक्सरेज, दोज आर एक्सरेज, लेकिन इन ए वेरी वेरी कंट्रोल्ड फैशन। और एक्सरेज का मतलब है हैजर्ड टू योर बॉडी, तो आपने उससे बचना है और आपने उससे प्रोटेक्शन लेनी है। तो जितनी आपको ज़रूरत है उतना ही किया जाए। तो मैं शायद पहले भी बता चुका हूँ आपको कि एक सीटी चेस्ट, 1 CT चेस्ट इज इक्विवेलेंट टू 400 एक्सरे चेस्ट्स। ये पता है आपको? 400 एक्सरे चेस्ट अगर आप होते हैं तो एक सीटी चेस्ट होता है। Same with the CT brand, sir. He is talking about toxicity. You are talking रेडिएशन डोज, radiation dose, not toxicity. रेडिएशन डोज। तो आप बहुत ज़्यादा इंजुडिशली भी इसको नहीं करना चाहिए, अनलेस के ठीक है क्लियर इंडिकेशन है, लेकिन आप ये ख्याल भी रखें। CT brand की वही 400 एक्सरे बराबर हो। ऑलमोस्ट, शायद वो तो कम, सीटी चेस्ट को तो ज़्यादा चाहिए, रेज ज़्यादा चाहिए ना, रेज ज़्यादा चाहिए। सर आपके एक्सरे वाले फोकस करना। हाई डेंसिटी सीटी स्कैन कराएं, HRCT, जी 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 HRCT। और HRCT इंडिकेशन है या नहीं है, आप धड़ाधड़ कराई जा रहे हैं। तो आपने ये भी देखना है कि आपको यू हैव टू मेक अ बैलेंस इन इट। सर सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी देर बाद रिपीट होना चाहिए? सर देयर इज़ नो, अगर आपको एक एक्सरे फोटोन चाहिए, सिर्फ एक एक्सरे फोटोन टू डू म्यूटेशन, जो सेल में आके सेल लेवल के ऊपर म्यूटेशन करेगा ना, वो एक फोटोन चाहिए आपको बस। सर हम डिजिटल, तो देयर इज़ नो जी ज़्यादा डिजिटल एक्सरे करें। सर नहीं, देखें सर, एक मैंने आपको बताया, एक एक्सरे फोटोन चाहिए आपको, जस्ट 1 एक्सरे फोटोन टू डू दैट म्यूटेशन जी, दैट इज एनफ। तो नो डोज इज सेफ डोज। देखें ना, वही मैं आप सर्च कर रहा हूँ जी। आप ये देखें कि जो सीटी स्कैन है वो तो बहुत ज़्यादा एक्सरे डंप करता है,
तो आपको बड़ा केयरफुली चूज़ करना चाहिए कि आप क्या चाह रहे हैं, इसका आउटकम क्या मिलेगा, क्या ये इसकी हैज़र्ड्स डू दे आउटवे द क्लिनिकल आउटपुट। तो ये आप काइंडली इसको ज़रूर वो रखें। सिंस यू पीपल आप आराम से भेज, जो आप खाली एक एक्सरे में थोड़ा सा वो कर सकते हैं, आप उसको HRCT करवाती हैं उससे। नॉर्मल एक्सरे सर, डिजिटल एक्सरे उसकी अगर कंपेयर किया जाए कम होती है, टॉक्सिसिटी होगी, कम नॉर्मल की कम होगी और डिजिटल की ज़्यादा होगी। नहीं, डिजिटल की कम होगी क्योंकि उसमें कंप्यूटर्स इन्वॉल्व हैं, डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं, वो उसको काफ़ी अपलिफ्ट कर देते हैं इमेज क्वालिटी। इसका मतलब डिजिटल एक्सरे कर प्लेन एक्सरे से एग्जैक्टली। जी बिल्कुल। सर ये मैंने पूछा था कि बाकी ऑर्गन्स के लिए भी इज द सेम रिस्क। ओ यस। अगर आप रेडिएशन डोज जो कैलकुलेटेड डोज है 4 मिली सीवर्ट्स दें आँखों के ऊपर, इंस्टेंट कैटरेक्ट हो जाएगा, इंस्टेंट कैटरेक्ट। 4 मिली सीवर्ट्स एक डोज है ये, आप दें उसको, इंस्टेंट कैटरेक्ट हो जाएगा उसको। ये आप करके देख लें, इन्होंने एनिमल्स पे करके देखे हैं। तो हम तो खैर बहुत कम डोज रखते हैं, लेकिन बात यह है कि कुछ अगर हम बहुत अच्छे एक्सरेज बहुत अच्छे बना सकते हैं अगर आप थ्रॉटल उसका बढ़ा के रखें। डॉपलर के मतलब क्या है? वो तो अल्ट्रासाउंड है ना जी, दैट इज अल्ट्रासाउंड। कोई भी डोज हो, अगर आप एक्सरेज रेडिएशन डोज अगर आप दें तो वो इंस्टेंटली कैटरेक्ट कर देगी, इतनी ज़्यादा हैजर्ड्स, तो उसके इतने ज़्यादा ख़तरनाक डोज। अच्छा जी, होता ही है कि सीटी है, सीटी में हमने पेशेंट को लिटा दिया गैंट्री में, और एक ट्यूब होती है, अगर आपने एक्सपीरियंस किया हो कभी सीटी स्कैन में, एक काउच है और एक अपर्चर है जिसके अंदर से आपको गुजारा जाता है। तो उस अपर्चर के अंदर एक ट्यूब लगी हुई है जो 360 डिग्री टर्न्स चलती रहती है। तो आप पेशेंट लेट गया और वो ट्यूब चलती रहती है और एक्सरे घूमती रहती है। तो वी एंड अप इन दिस काइंड ऑफ डाटा, एक रिबन की तरह का डाटा आ जाता है हमारे पास, एक लॉग आ जाता है, लॉग ऑफ डाटा जो रिबन फॉर्म में है, जिसको हम कंप्यूटर से जाके असिस्ट करवाते हैं और वो मैनिपुलेट करता है उसको, और वो एक रीडेबल फॉर्मेट में हमें दे देता है बाद में। तो एक रिबन फॉर्म में एक डाटा आ जाता है हमारे पास। इसको हम एक्सियल, सैजिटल, कोरोनल, ऑब्लिक्स, जिस प्लेन में चाहें कंप्यूटर उसको बना देता है, उसको एक कमांड देते हैं वो बना देता है। स्लाइसेस बिल्कुल ऐसी हैं जैसे आपके पास डबल रोटी है, घर में जो डबल रोटी, अगर इसके स्लाइसेस ना हो और ये बिल्कुल एक लॉग हो और आपको एक बड़ी सी नाइफ दे दिया जाए और आप कहेंगे जी आप इसको अपनी मर्ज़ी से काटें, तो आप हो सकता है उसको लंबे काटना शुरू हो जाएं, एक्सियल सेक्शंस में काट दें, बीच में से काट दें आप उसको। बिल्कुल जब डाटा आ जाता है हमारे पास, वी आस्क द कंप्यूटर पूछता है जी आपने क्या करना है इसका, इसे कि जी हमें सैजिटल इमेजेस बना दो, सैजिटल बना देता है, एक्सियल कहते हैं एक्सियल बना देता है, कोरोनल्स कहते हैं कोरोनल बना देता है, ऑब्लिक्स बना देता है। तो इट इज़ ऑल पोस्ट प्रोसेसिंग, वो बना देता है। और फिर हम ये बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जिनको यूज़ कर सकते हैं। ये लिस्ट इज़ वेरी इनकम्प्लीट, लेकिन ये सारे काम हम कर सकते हैं। एक दफ़ा आपके पास डाटा और वो आ गया तो आप कुछ भी कर सकते हैं। पहले ज़माने में इसको कैट स्कैन कहते थे। सो कैट स्कैन डज नॉट रियली मीन कि ये कैट स्कैन है। ये पहले ज़माने में सीटी स्कैन की ज़रा आप देखें किस तरह का होता था। लुक एट दिस पेशेंट, ये कैसे पड़ा हुआ है, इस तरह की जनाब टेबल थी और कैसी वो थी। तो यू कैन इमेजिन कि उस ज़माने में उन रेडिएशंस ने लोगों का क्या हाल किया होगा। अब आप ये देखें, इट इज़ अ फैंसी अपर्चर और पेशेंट इसमें लेटा हुआ है और ये इसके अंदर ट्यूब रिवॉल्व करती है। ट्यूब घूमती है इसके अंदर? जी, ट्यूब 360 डिग्री चलती है। और आप ये देखें, ये टेक्नीशियन बड़े मज़े से और खेल रहा है बैठा हुआ। तो सारा काम ये मशीनरी कर रही है। ये सीटी स्कैन है, आपने देखा होगा। इसी तरह ये अपर्चर है इसका,
और ये इसके कंप्यूटर मॉनिटर्स हैं, ये पंप इंजेक्टर्स हैं। कॉन्ट्रास्ट भी पंप इंजेक्टर ही देता है, आपको अंदर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। ये ट्यूबिंग हम अटैच कर देते हैं विद दी पेशेंट, ये ऑटोमेटिकली ये इसका रेट फिक्स कर देते हैं और ये ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रास्ट भी इंजेक्ट कर देता है। सर जब कंट्रास्ट इंजेक्ट करते हैं तो उसके एलर्जी के चांसेस जो है उसको किस तरह रूल आउट करते हैं आप? जी, हम दो चीज़ें लेते हैं। वो ये करते हैं कि पेशेंट्स को पहले उसकी हिस्ट्री ले लेते हैं। जब आप उसको अपॉइंटमेंट दे रहे हैं तो वी आस्क हिम कि जी तुम्हें कोई एलर्जी तो नहीं है, क्या आपने कभी पहले ज़िंदगी में कॉन्ट्रास्ट लगवाया हो जिसका रिएक्शन हुआ हो आपको। पीपल हु आर मोर सेंसिटिव टू जस्ट ऑर्डिनरी ड्रग्स इवन, तो उनका फिर हम स्टेरॉइड कवर देते हैं उनको, वो उनका कवर दिया जाता है। कौन सा दे देते हैं आप? जी कोई भी दे सकते हैं हम। जी हाँ, वो हम दे देते हैं उनको, तो और उनको जो है ना वो थोड़ा सा कवर किया। जी हाँ, और उसका उससे पहले क्रिएटिनिन भी कराते हैं। यूरिया क्रेट, अगर कॉन्ट्रास्ट लगाना है हमने उनको, यूरिया क्रेटिनिन लाजमी शर्त है। उसके बगैर आपको कॉन्ट्रास्ट इज इनकी लिमिट क्या है जिस पे आप नहीं लगाते? सर 1.0 क्रेटिनिन लेवल अगर 1.0 है ना, देन इट इज़ वेरी सेफ। बहुत सारे पेशेंट आते हैं जो डायबिटिक नेफ्रोपैथी वाले होते हैं या रीनल डिजीज़ वाले होते हैं जिनका क्रेटिनिन 2.5, 3, 4 इस तरह हुआ। अगर आप उनको कॉन्ट्रास्ट लगा दें तो उनका क्रेटिनिन लेवल 6-7 पे चला जाता है और वो वापस नहीं आता। उसको नहीं लगाएंगे आप? उसको हम जो ख़ास तौर पे किडनी डिजीज़ के पेशेंट्स हैं हु आर ऑन डायलिसिस, हम प्रोग्राम इस तरह रखते हैं कि जी आप सीटी करवाएं और 3-4 घंटे के अंदर अंदर डायलिसिस करवा लें जिस दिन अगर वो उसको इतनी ज़रूरत है तो ये आप सेफली इस तरह करते हैं। देखें ये नेफ्रोलॉजिस्ट डिसाइड्स। हमारी जो लिमिटेशन है ना, हम 1.1 इससे ज़्यादा क्रेटिनिन लेवल पे नहीं करते। आपने हम 1.2 तो कर लें आप। वो क्लेम करते हैं वेंडर्स के जी आप 2.5 पे भी लगा दें, लेकिन हमारा एक्सपीरियंस ये है कि वी डोंट डू दैट। वो क्रेटिनिन लेवल ये नेफ्रोटॉक्सिक होते हैं और ये ज़रूर किडनी को हिट करते हैं, तो इट हैज़ टू बी वेरी वेरी केयरफुल। आप नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, आप कहते हैं जी इस पेशेंट का क्रेट्स 6 है, लेकिन इसको हमें लगता है कि जी इसको कोई ब्लीड हुई है अंदर इंट्रा एब्डोमिनल या कुछ और हुआ है, इसकी इंडिकेशन ज़्यादा है, तो आप काइंडली इसको लगाएं, कॉन्ट्रास्ट करें। तो जैसे आप वो करते हैं इस मजबूरी में, तो फिर आप उसको कहते हैं कि जी आप 2-3 घंटे में डायलिसिस करवा लें ताकि वो इसका क्रेट लेवल जो है वो नीचे आए। अगर आप कॉन्ट्रास्ट लगा के छोड़ देंगे उसको, वो तो और ख़राब हो जाएगा। तो मजबूरी में फिर हमें ये करना पड़ता। देखें ये जो नॉन ऑस्मोटिक होते हैं ना, जो कॉन्ट्रास्ट लगाते हैं हम, उसमें एक सॉल्ट होता है जिसको मेग्लूमाइन सॉल्ट कहते हैं। अगर वो सॉल्ट की वो है, दैट इज़ बेसिकली वो नेफ्रोटॉक्सिक है। जो वेंडर्स हैं वो कहते हैं कि जी आप इस सॉल्ट को अगर मिनिमाइज़ करके रखें, क्योंकि उन्होंने अपनी प्रोडक्ट बेचनी है। वो कहते हैं जी ये नॉन ऑस्मोलर है, आप इसको लगाएं, 3 पे भी लगा दें आप, लेकिन हम कभी भी नहीं करते। हमारा एक्सपीरियंस जो है ना वो बिल्कुल फ़र्क है। अगर आप 1.5 वाले को लगा दें तो उसका क्रेट लेवल 3-4 पे चला जाता है। तो वी यूजुअली डोंट डू दैट। उन्होंने तो अपनी प्रोडक्ट्स बेचनी होती है ना, वो कहते हैं जी ये सेफ़ है, आप लगा दें, ऐसे करें, ये करें, लेकिन नो। जी बिल्कुल बिल्कुल। जो ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज़ हैं अगर किडनीज़ किसी की, आप उसको और टॉक्सिसिटी बढ़ाएं उसके लिए, तो ऑब्वियसली आप देखें कि ख़राब। उसमें फिर बगैर कंट्रास्ट के जितनी इंफॉर्मेशन मिलती है वही ले लेते हैं। बस वो सर जितनी एक लिमिटेड सी इंफॉर्मेशन मिलती है। अच्छा जी, अब आप ये देखें, आपने ये देखे होंगे एक प्रिंटेड शीट आपके सामने आती है अक्सर। ये सीटी ब्रेन है, सीटी ब्रेन प्लेन है जो हम बेस ऑफ स्कल से लेके और वर्टेक्स तक लेते हैं, और यूजुअली हम इसकी स्लाइस थिकनेस रखते हैं 10 मिलीमीटर। अब आप 10 मिलीमीटर की स्लाइस थिकनेस रखते हैं, यू कैन काउंट कि ये कितने स्लाइसेस हैं। जितने स्लाइसेस बढ़ेंगे उतनी रेडिएशन डोज बढ़ रही है।
तो आप इन्हीं में गिन लेंगे कितने सारे हैं। 1-1 सेंटीमीटर के जी 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 जी। तो आप देखेंगे ये कितनी डोज आपने उसको दी है। अच्छा जी, दूसरी चीज़ ये एक स्लाइस है, आप पेशेंट को फुट एंड से देख रहे हैं, हेड एंड की तरफ से नहीं देख रहे। इमेजिन करें कि आप पेशेंट को फुट एंड से देख रहे हैं, तो ये पेशेंट की राइट साइड हो जाएगी, ये पेशेंट की लेफ्ट साइड हो जाएगी, ये एंटीरियर हो गया और ये पोस्टीरियर हो गया। और ये क्लियरली जब आपके सामने शीट आती है उसके ऊपर लेफ्ट राइट लिखा होता है, तो आप इससे कंफ्यूज ना हो कि जी ये लेफ्ट है कि राइट है, ये एंटीरियर है कि पोस्टीरियर है, ताकि आपको लीजन, आपका पैथोलॉजी पिन पॉइंट करने में आसानी रहे कि जो इन्फेक्शन थी वाज इट ऑन राइट साइड। पेशेंट का लेफ्ट साइड पे वीकनेस हो रही है, तो यू ऑलवेज एक्सपेक्ट कि जी राइट साइड पे कोई इवेंट हुआ है, तो ये आपको इस तरह आपके लिए हेल्पफुल होगा। ये हमने सेरिब्रल एंजियो की थी, ये उसकी एक पिक्चर है। अच्छा, सीटी की बाकी आप देखें एप्लीकेशंस, ये पेशेंट आपके पास आता होगा राइट आइलेक फोसा पेन में, ये अपेंडिसाइटिस हुआ हुआ है, ये देखें, ये देख रहे हैं, ये सीकम है, ये कोरोनल इमेज है। वो जो हमारे पास एक रिबन डाटा आया था ना, उसको हमने कोरोनल में काट दिया, ये कोरोनल सेक्शन है। दिस इज सैजिटल, दिस इज एक्सियल, लुक एट दीज फैंसी पिक्चर्स, ये सारा कंप्यूटर ने करके दिया हमें। आप ये देखें, ये इन्फ्लेम्ड अपेंडिक्स है और ये ब्राइट सा जो फोकस है इसमें, ये अपेंडिकोलिथ पड़ा हुआ है। तो ये आपके लिए देखें कितना क्लिनिकली आपने पैल्पेट किया उसको, आप कहते हैं जी ये तो उसको बड़ा टेंडर है, पेशेंट भी फील कर रहा है डिस्कम्फर्ट और सारा कुछ है, तो आपने कंफर्म करने के लिए आपने कहा कि जी इसको देखा जाए। पैथोलॉजी कहाँ पे है, सीकम में है, जी जी, है या डिसेंडिंग, बहुत दफ़ा ऐसा होता है, कोलन है उसमें है, बहुत दफ़ा ऐसा होता है यूरेटर में स्टोन है, जो कि मिड यूरेटर में था, इसी राइट आइलेक फोसा के अंदर। उसी साइड। अच्छा, उसी साइड पे पेन भी हो रही। अब आप कंफ्यूज हैं कि जी ये पता नहीं अपेंडिक्स है कि यूरेटर स्टोन है। अल्ट्रासाउंड कराया, वो भी हेल्पफुल ना रहा आपके लिए, समटाइम्स वो नहीं देख सका अपेंडिक्स को। यूरेटर, इधर भी बावल्स आ जाती हैं, वो आपको बाज़ औक़ात आपको नहीं नज़र आता यूरेटर भी। एक्सरे में स्टोन आ जाता है। अगर बहुत छोटा सा है ना, 4-5 मिलीमीटर का है, वो आ जाता है। तो वो बहुत ही एक डॉट्स आएगा। अच्छा एक्सरे हो आपके पास, डिजिटल एक्सरे हो और बड़ी फाइन सी वो बावल भी ना हो, तो फिर आप कॉन्फिडेंटली कह सकेंगे होते हैं। जी हाँ, वो भी हो सकते हैं। तो सीटी जो है ना, वो 100% जो भी स्टोन्स हैं जिस कॉम्पोजिशन के, वेदर दे आर कैल्शियम, यूरिक एसिड है, वो सब डिटेक्ट करता है। ये इसकी एक खूबसूरती। ये देखें, ये जो मैंने ये जो मार्कर लगाया हुआ ना, ये देखें, ये सीकम है, ये सीकम है इसकी, और ये देखें कि ये टंग शेप ये एक एरिया निकल रहा है, और ये ब्राइट फोकस जो है ना, ये पेंडिकुलेट है। मतलब सीटी जो है वो यूरिक एसिड है या कैल्शियम है या मिक्स स्टोन है, सबको शो करेगा, सबको शो करेगा, सबको शो करेगा। ये जो रेडियोल्यूसेंट होगा उसको भी करेगा, सबको करेगा। यूरिक एसिड रेडियोल्यूसेंट है ना जी, वो बिल्कुल करेगा। और हम एक और काम करते हैं कि हम स्टोन की डेंसिटी ले लेते हैं, उससे हमें पता चल जाता है कि ये हार्डर स्टोन है, सॉफ्ट है। ये यूरोलॉजिस्ट के लिए बड़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। उसने अगर लिथोट्रिप्सी करनी है इसकी या PCNL करना है, वो उसके लिए बड़ा हेल्पफुल है कि जी वो क्या करे इसको। तो ये आप डेंसिटी लेके भी हम बता देते हैं कि इसकी क्या केमिस्ट्री है। ये कार्डियक सीटी है जी, कार्डियक सीटी भी करते हैं। ये वर्चुअल ब्रोंकोस्कोपी है, ये सीटी ने बना के दिया, ये कोई किसी ने हाथ से पेंटिंग नहीं की। अगर कोई फॉरेन बॉडी चली जाती है, वो आपको फ़ौरन पता चल जाएगी कि वो फॉरेन बॉडी कहाँ पे थी, क्या थी, ताकि आपने जब ब्रोंकोस्कोप डाल के उसको निकालना चाहते हैं तो इसमें सर इसमें डाई इंजेक्ट किया, नो, देयर इज नो डाई, देयर इज नो कॉन्ट्रास्ट। ये वर्चुअल ब्रोंकोस्कोपी है। जी हाँ, परली साइड वाली जो है येलो कलर है, वो भी नेचुरल है। जी 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 जी। ये आपको ट्रेकिया और ब्रोंकाई दिखाए गए हैं, ये आपको लंग्स दिखाए गए हैं। ये रेड क्या है? स्पॉट है ये एक स्पॉट है, ये एक स्पॉट है, क्या, या तो कोई नोड्यूल होगा यहाँ पे,
या फिर कोई और चीज़ है, ये इसने स्पॉट शो किया हुआ है। कॉक्स इन्फेक्शन किस तरह जाहिर होगी? सॉरी, कॉक्स इन्फेक्शन अगर होगी Tuberculosis. ट्यूबरकुलस होगी तो देखें, ट्यूबरकुलस में तो एक वेरिड प्रेजेंटेशन है, हो सकता है आइसोलेटेड इफ्यूजन मिले हमें, कोई नोड्यूल्स मिल जाएं, कोई कंसोलिडेशन मिल जाए हमें, तो ये डिपेंड करता है कि पेशेंट की क्या किस तरह से है। तो अगर फुल ब्लोन पल्मोनरी टीबी है, कोई लोबार कोलैप्स ही कर दिया उसने, या बहुत सारे नोड्यूल्स डेवलप हो गए, तो ये डिपेंड करता है कि उस वक्त उसकी क्या सिचुएशन थी। कैल्सिफाइड और एक्टिव को डिफरेंशिएट बहुत आसानी से अगर क्रॉनिक टीबी थी और वो कैल्सिफाइड ग्रैनुलोमा है या कैल्सिफिकेशन है, वो आप बहुत आसानी से, हम देखते हैं अक्सर बहुत दफ़ा सीटी कराया जाता है और आपको एबनॉर्मल कैल्सिफिकेशन मिलती है। वी आस्क द पेशेंट के जी आपको कभी टीबी हुई थी, इस तरह का एक्सपोजर हुआ था? वो कहते हैं जी मैं तो पता ही नहीं चला, हमें तो कभी नहीं हुआ ऐसा। पार्शली ट्रीट हुई या अनअटेंटिवली, उसकी इम्यूनिटी अच्छी थी उस वक्त। तो बहुत दफ़ा बहुत सारे मरीज़ कहते हैं जी बिल्कुल हमें टीबी थी, हमने दवाई खाई थी और फिर वो हील हुई। तो ये टीबी सस्पेक्टेड हो तो उसमें फिर हम एक्सरे जो है सीटी लंग्स का रिकमेंड कर सकते हैं? जी बिल्कुल करें। देखें अगर इंडिकेशन लॉजिकल है, आपको चाहिए, अब जिस तरह कोविड था, कोविड का जो है मैं आपको दिखाऊंगा कोविड की पिक्चर्स भी। कोविड में एक्सरे वाज नॉट हेल्पफुल अनलेस के वो बहुत ज़्यादा डिजीज़ प्रोग्रेस कर गई तो आपके काम की है, अदरवाइज आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। तो एल्वियोलर इन्वॉल्वमेंट जी, वो आप एक्सरे पे नहीं देख सकते, वो चीज़, वो इन्फॉर्मेशन आपको एक्सरे पे नहीं मिलेगी। दैट वाज नेसेसरी। अगर वो आपको पता नहीं चलेगी तो पेशेंट विल डाई। तो इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि आप सीटी करवाएं। ये सर ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, बस ये एक नोड्यूल उन्होंने दिखाया हुआ है, बाकी ये नॉर्मल है। जी हाँ। इसको करते कैसे? किसको? कंप्यूटर करके देता है हमें। देखें शर्त यह है कि आपके पास वो रिबन डाटा, रॉ डाटा मौजूद है। वो आप कंप्यूटर में डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स मौजूद होते हैं, आप वो रॉ डाटा उसको देते हैं, वो आपको क्रिएट कर देता है। रॉ डाटा से क्या मराद लेते हैं? जब आपने पेशेंट लेटा हुआ है, पेशेंट लेटा हुआ है, जो उसने किया प्रोसीजर, जब आपने सीटी किया उसका और वो एक रिबन की तरह उसने डाटा ले लिया और पेशेंट को आपने बाहर भेज दिया, पेशेंट चला गया घर अपने, राइट सर, हाँ। ये सारा पोस्ट प्रोसेसिंग है, ये सारा कंप्यूटर करके देता है आपको। ये कोई हमारे पास कोई अलग से कोई ब्रोंकोस्कोप या इस तरह की कोई चीज़ नहीं है, ये सारा हम डाटा के थ्रू करते हैं। अब ये देखें आप ज़रा सीटी कोलोनोग्राफी, लुक एट दी ब्यूटीफुल इमेज जो उसने आपको वर्चुअल कोलन पूरी सीकम, असेंडिंग कोलन, हेपेटिक फ्लैक्चर, ये ट्रांसवर्स कोलन, स्प्लेनिक फ्लैक्चर, डिसेंडिंग कोलन और ये सिग्मोइड और रेक्टम। कंट्रास्ट दिया हुआ है? नो, देयर इज नो कॉन्ट्रास्ट। वैसे ये कैसे फिर सेपरेट? हम सर करते हैं कि हम इसको दो तरीके हैं। एक तो हम जिस तरह से आप बेरियम एनेमा करते हैं डबल कॉन्ट्रास्ट, एक रेक्टम में हम एक ट्यूब डाल देते हैं, एयर भरते हैं, सारा का सारा वो डिस्टेंड हो जाता है, एयर कंट्रास्ट करते हैं। वो ले लिया। दूसरा अब हम क्या करते हैं एक और कि अगर स्मॉल बावल हमने करनी है, उसमें हम एयर कैसे प्रोड्यूस करेंगे, हम उसको मैनिटॉल दे देते हैं। मैनिटॉल वो ऑस्मेट, तो वो क्या करती है, सारा वाटर रिटेन करना शुरू कर देती है। ऑलराइट। और वो कोलन जो Orally मैनिटॉल दे- जी ओरली, और वो जो है ना स्मॉल बावल डिस्टेंड हो जाती है, और फिर हम वो ये सीक्वेंसेस ले लेते हैं। तो वी हैव गॉट वेज एंड मीन्स टू डू इट। ये इंटेलिजेंटली आपने करना। अब आप ये देखें जरा कितनी इसने खूबसूरती से निकाला है। एक ये था, ये एक इमेज था, और एक ये वर्चुअली निकाला उसने, दोनों में देखें कितना फ़र्क है। ये सारी एप्लीकेशंस हैं डिफरेंट सीटी की, कार्डियक भी और ब्रेन भी और ये एंजियोग्राफी भी और ये पीएनएस भी, तो ये सारी चीज़ें कंप्यूटर में करके देता है। देखें ये एक टूल मौजूद है आपके पास, आपके जैसे गाड़ी है, जो 20 साल पहले गाड़ी थी उसमें ना हीटर था, ना एयर कंडीशन था, ना रेडियो था, ना कोई डिस्प्ले वाला चीज़ थी। आजकल की आप गाड़ी देखें, उनमें सारे टूल्स मौजूद हैं। आप इस्तेमाल करना चाहते हैं आप कर लें, मोबाइल को आप देख लें।
तो ये टेक्नोलॉजी के साथ साथ वो टूल्स ऐड करते जाते हैं। बहुत सारी एडवांटेजेस हैं। देखें वर्चुअल का ये है, इस चीज़ के लिए वर्चुअल के लिए ये था कि आप अगर हमें रिक्वेस्ट करते हैं कि जी हमें आप कोलन को देखें, उसमें कोई पॉलिप है, कोई लीजन है, कोई मैस है, इसको एब्सोल्यूट कॉन्स्टिपेशन हो रही है, इसके ऑल्टर्ड बावल हैबिट्स हो गए हैं, तो आप इसको देखें इसमें क्या। आपके पास रास्ता ये है कि जी स्कोप डालें अंदर और पूरी देखें आप, ठीक है जी। बहुत दफ़ा ऐसा है कि वो जो आपका शक होता है वो उस तरह नहीं होता। बहुत दफ़ा एक नेगेटिव स्कोप भी आ जाता है कि जी कुछ भी नहीं है इसमें। तो आपने ज़रूर है उसको स्कोप डालें, अनकम्फर्टेबल प्रोसीजर है, और फिर आप सारा कुछ करें। तो आप ये देखें बैठे बैठा कंप्यूटर आपको सारा कुछ कर देता है। ये नॉन इन्वेजिव है। नो सर, वो बायोप्सी करेगी। वो तो आप अगर स्कोप भी डालते हैं तो आप बायोप्सी लेते हैं ना उस पॉलिप की या मैस की। जी नहीं होता है, हो जाता है। तो जब तक वो अब्जॉर्ब होगा हमारा काम हो जाएगा। पहुंच जाता है। जी 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 जी, हम कम से कम 1-1.5 घंटा पहले देते हैं उसको, वहां तक पहुंच जाए, स्टडी करें, आपका पर्पस सॉल्व हो गया और मैनिटॉल गई। तो ये हम थोड़ी सी वो करते हैं। मैनिटॉल और बेरियम में तो जज्बी नहीं ना। देखें बेरियम ने तो ऐसा पास होना है और उसकी अपने इफ़ेक्ट्स हैं। अगर आप किसी को पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन में बेरियम पिला दें वो कंप्लीट कर देगा उसको। वो तो एक पत्थर है, वो तो एक पत्थर है, वो चौक की तरह का, वो तो सॉलिडिफाई हो जाएगा। और कोलन में आते आते सारा वाटर पहले ही अब्जॉर्ब हो गया हुआ है, तो वो कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं रही अब। इसके लिए प्रिपरेशन करवानी पड़ती है। जी बिल्कुल करानी पड़ती है। तो मैदे के लिए भी सर ये मैनिटॉल नहीं, मैदे के लिए हम खाली पानी पिला देते हैं। आप 2-4 ग्लास पिलाएं, स्टमक डिस्टेंड हो जाता है, स्कैन कर लें आप। ये कुछ इंडिकेशंस हैं जी लिवर लीजन्स। अगर हम लिवर की बात करें, बेनाइन वर्सेस मैलिग्नेंट लीजन्स, ये बहुत सारी एक लंबी सी लिस्ट है, शायद ये लिस्ट कंप्लीट भी ना हो, लेकिन ये सारी चीज़ें हैं। जब आप लिवर इमेजिंग कर रहे होते हैं तो आपके जहन में ये सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। आपको पहले से एक प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन थी कि जी अल्ट्रासाउंड पे एक फोकल लीजन मिल गया हमें, वो हाइपो था कि हाइपर था, उन्होंने अपने हिसाब से लिखा, और फिर आप उसको इंटेरोगेट करते हैं विद दिस थिंग। अब लिवर के सेगमेंट्स हैं जो कि बड़े इंपॉर्टेंट हैं। लिवर के सेगमेंट्स 8 सेगमेंट्स हैं जो कि एक रेडियोलॉजिस्ट को आने चाहिए। ये आपके शायद इतने काम के नहीं होंगे, लेकिन रेडियोलॉजिस्ट को लोकलाइज करने के लिए ही नीड टू अंडरस्टैंड कि आप कौन से लोब की, कौन से सेगमेंट की क्या बात कर रहे हैं। एक लेफ्ट लोब में पड़ा हुआ है, क्योंकि आपने नोड्यूल अगर कोई भी पड़ा हुआ था या मैस था, आपने उसकी आगे सेगमेंटेक्टमी होनी है, लोबेक्टमी होनी है, या लेफ़्ट और राइट हेपेटेक्टमी करनी है। ये इन्फॉर्मेशन आपने सर्जन को पास ऑन करनी ही करनी है। ही शुड अंडरस्टैंड कि आप क्या बात कर रहे हैं, किधर की बात कर रहे हैं। तो जी वो कॉर्डेट है, सेगमेंट 1 दैट इज कॉर्ड। अगर हम कहते हैं जी इस शख्स के पास, मेरे पास एक पेन है, ये एक इन्फॉर्मेशन है कि जी आई एम कैरिंग अ पेन, आपको क्या पता वो ऊपर की जेब में रखा हुआ है, जेब सामने की जेब में रखा हुआ है, पीछे की जेब में रखा हुआ है, कहाँ रखा हुआ है मैंने, या हाथ में पकड़ा हुआ है। तो लोकलाइजेशन इज इम्पॉर्टेंट कि लीजन आपने देखा, यू शुड आइडेंटिफाई कि ये कहाँ सेगमेंट्स हैं, क्या है। ये सिर्फ आपको वैसे बताने वाली बात है, यू नीड नॉट टू रिमेंबर देम। ये हम इस तरह से डिवाइड करते हैं। जो हेपेटिक वेन्स हैं, 3 हेपेटिक वेन्स हैं, राइट, मिडल एंड लेफ्ट, वो इन सेगमेंट्स को डिवाइड कर देती हैं। अगर आप पूरे लिवर को हम इस तरह बाइसेक्ट करें, पोर्टल वेन एक हॉरिजॉन्टल लाइन है जो अपर और लोअर सेगमेंट्स को डिवाइड करती है। तो वर्टिकली पोर्टल वेन, हेपेटिक वेन्स वर्टिकली डिवाइड करती है लिवर को, और पोर्टल वेन हॉरिजॉन्टली। तो इस तरह बाय वर्च्यू ऑफ दिस थिंग आप इन छोटे छोटे बॉक्सेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और बता सकते हैं कि जी प्रॉब्लम सेगमेंट 3 में था
सेगमेंट 3 अगर बात करें तो सर्जन को पता है कि आप क्या बात कर रहे हैं। यू नीड नॉट टू नेम इट कि जी लेफ्ट लोब है कि क्या है, यू जस्ट से कि जी सेगमेंट 3 है, सेगमेंट 8 है, सेगमेंट 5 है, तो वो ही वुड अंडरस्टैंड कि आप क्या बात करना चाहते हैं। देखें, उसको कैरेक्टराइज करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे हीम एंजियोमास होते हैं, बिनाइन लीजन है, सालों साल पड़ा हुआ है, हो सकता है उसने पहले कभी सीटी करवाया हो 5-7 साल पहले, वो हीम एंजियोमा था, वो अब अल्ट्रासाउंड पे भी जाहिर हो रहा है, तो आपको पता है कि जी हीम एंजियोमा ही है, यू नीड नॉट टू डू इट। अगर वो नहीं है कोई चीज़, इन्फॉर्मेशन ही नहीं है और एक नोड्यूल बना हुआ है, आपको कैरेक्टराइज कराना चाहिए। अगर जो नोटोरियस लीजन्स हैं, जो मैलिग्नेंट लीजन्स हैं, जिस तरह अगर हम बात करते हैं हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा की, जो हेपेटाइटिस के मरीज़ों में बड़ी ही उसकी सिग्निफिकेंस है, स्मॉलर द लीजन स्मॉलर इज़ टू डील विद इट, बिगर द लीजन बिगर प्रॉब्लम। तो अगर वो खुदा न खास्ता कोई मैलिग्नेंट लीजन डेवलप हो जाता है, आपको वो देखना चाहिए। आई थिंक आपको सीटी करवाना चाहिए विद कॉन्ट्रास्ट। ये इसी तरह जो सेगमेंट्स हैं, हमने राइट, मिडल और लेफ्ट लोब को डिवाइड किया हुआ है। राइट के पोस्टीरियरली 7 होता है, फिर 8 आ गया, फिर 4 है, फिर 2 है। तो इस तरह से वी डू ऑल दोज डिविजन्स और इनको हम पिन पॉइंट करते हैं। ये इसी तरह ये भी वर्चुअल बना हुआ है। आप ये देखें हेपेटिक वेन्स उसने किस तरह बनाई हैं। राइट लोब का कलर ही उसने अलग कर दिया, लेफ्ट का अलग कलर कर दिया। ये देखें, नहीं कंप्यूटर ने किया, ये सब कंप्यूटर करके देता है आपको, आप उसको कमांड दें वो करता जाएगा। ये इसी तरह ही है, सेगमेंट्स दिखाए गए हैं इन्होंने। ये एक्चुअली जब हम ट्रांसप्लांट वगैरह कर रहे होते हैं, सिंस आई एम पार्ट ऑफ द टीम, तो आप ये देखें कि ये टेबल पे है और ये पेशेंट पे इस तरह की एक चीज़ बना दी जाती है और फिर आपने स्प्लिट करना है। ये MHV है ना जी, यहाँ पे उसको हम कहते हैं कूजा नाइफ होता है, यहाँ से स्प्लिट करते हैं आप लिवर को। ये लेफ्ट लोब रह जाता है, छोड़ देते हैं डोनर में, और राइट लोब को आप ले लेते हैं जो आपने रिसिपिएंट में इम्प्लांट करना है। जी वो राइट लोब कर, एडल्ट्स में, बच्चों में लेफ्ट लोब लेते हैं। पीडियाट्रिक सॉरी लिवर का साइज, लिवर के साइज की वजह से। जी ये इसी तरह ये मैंने ही बनाई हुई है पिक्चर। ये राइट हेपेटिक वेन है, ये मिडल है और ये लेफ्ट है, और आप यहाँ पे प्लेन रख के हम लिवर को काटते हैं। तो सर्जन्स को आपने एक रोड मैप बना के देना होता है टू नो कि जी आपने क्या करना है, कहाँ से क्या करना है। ट्रांसप्लांट करते हैं रिजेक्शन नहीं होती है उसकी? बहुत सारी हैं जी। ट्रांसप्लांट रिजेक्शन तो आप समझे एक बहुत ही मामूली सी कॉम्प्लिकेशन है। बॉडी तो एक्सेप्ट ही नहीं करेगी। अनलाइक किडनी, लिवर में बड़ी कैपेसिटी होती है, उसकी रिजेक्शन इस तरह नहीं होती। और दूसरी चीज़ ये है कि जब आप ट्रांसप्लांट कर लेते हैं तो आप उसको 1 साल के लिए हैवीली इम्यूनोसप्रेशन करते हैं, 1 साल एटलीस्ट फॉर 1 ईयर। उसके बाद टेपर ऑफ करते हैं, आप सिस्टम को चक्कर देते हैं कि आप ज़ीरो कर देते हैं हम उसको, ताकि वो किसी तरह भी सर ना उठा सके और उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन द बैड साइड, डाउन साइड इज़ कि वो उसको छोटी छोटी इन्फ्लुएंजा, उसको बाकी चीज़ें, वो बड़ी मुसीबत, तो उसको बताया जाता है इसके बारे में बहुत ज़्यादा। डोनर की रीग्रोथ का क्या देखें, डोनर जो होता है ना, डोनर हम लेते हैं यूजुअली यंग पेशेंट, 20-22 साल का, बिल्कुल फिजिकली फिट और यंग पेशेंट, उसको कोई कोमॉर्बिड्स नहीं होते, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो वो तो बहुत जल्दी ग्रो कर जाता है। क्या चीज़? 20-22, जब उसका शनाख्ती कार्ड बन जाता है 18 साल, उसके बाद आप ले सकते हैं। तो यूजुअली 18 के बाद आप देखें 20-25 सालों में वो कितना ग्रो करता है? 3 महीने, 3 से 4 महीनों में। जी। और फिर दूसरी बात ये है कि हम 70% लिवर को लेते हैं, 70%, 30% छोड़ते हैं पीछे, तकरीबन 30% ग्रो कर जाता है। 30% बहुत अच्छा ग्रो करता है।
वो उतना ही हो जाता है जितना पहले। वो मतलब है कि वो डीकम्पनसेट नहीं करता। आपने इतना लिवर छोड़ना ही छोड़ना है कि ताकि वो उसकी कोई ऐसे लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन ना हो। यू हैव टू डू दैट। वो आप कैलकुलेट करते हैं वॉल्यूम्स पहले ही, और फिर आप उसको जो है ना फिर आप आगे जाते हैं। अगर किसी का वॉल्यूम रिजर्व कम है, यू डोंट डू। Sir, do we prefer any right or left lobe to be? एडल्ट्स में राइट लोब करते हैं, पीडियाट्रिक्स में लेफ्ट लोब लेते हैं। जी हाँ, विद इन 1 ईयर ग्रो कर जाता है पूरा। 3-4 महीने में। ब्लड डोनेशन हो गई 3 महीने में। जी 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 जी। नो करते ही नहीं है, कर ही नहीं सकते आप। इसकी एक हार्ड एक गाइडलाइंस हैं, आपने उसको मारना थोड़ी है बेचारे को। और तो डोनर तो बिल्कुल ठीक, उसको तो ना कोई प्रॉब्लम है ना बीमारी है उसको। सबसे ज़्यादा प्रीशियस लाइफ होती ही डोनर की है। इफ डोनर डाइज योर सेंटर क्लोजेस। देयर इज नथिंग लाइक आप डोनर की लाइफ इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइफ। उस जो जिसको सिरोसिस था स्टेज 4 का, मैलिग्नेंसी हो गई, उसकी उम्र 60 साल है 65 साल है, वो तो बेचारा अगर आप नहीं करेंगे तो ही विल डाई। लेकिन वो डोनर को तो नहीं ना मरना चाहिए। वो तो बड़ा यंग पेशेंट है और वो तो बेचारा डोनेट कर रहा है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सारा वर्क अब डोनर के लिए होता है। So sir, why don't we take at least 50% left behind? नहीं, आपको देखें, आपको इतना लिवर भी तो चाहिए कि उसका काम चले ना। अगर आप छोटा चंक लेंगी, वो डीकम्पनसेट कर जाएगा, वो बॉडी लोड ही नहीं उठा सकेगा, फ़ायदा ही कोई नहीं। तो इट हैज़ टू बी वेरी केयरफुली डन। 70% लिया जाता है, 20% क्योंकि देखें 50-60 जब उसको सिरोटिक था, वो 20-25 साल से सिरोसिस ले लेके फिर रहा है। उसको डायबिटीज़ भी हो गई, उसको हाइपरटेंशन भी हो गई, उसको IHD भी हो गई, उसको बहुत सारी बाकी चीज़ें भी हो गई, किडनी फेलियर भी लोगों को बहुत सारा। तो लिवर शुड बी बड़ा वाइजली सेलेक्टेड, ताकि नहीं होना चाहिए, बाकी सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता। सर्वाइवल कितनी रहती है चांसेस जिसको डोनेट किया? नहीं, ज़्यादा होता है, ऐसी बात। ये डिपेंड करता है, अगर आप फ़र्ज़ करें 50 साल वाले पेशेंट को आप कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू पेशेंट हु इज़ 65 ईयर्स, तो देखें फ़र्क पड़ता है ना इससे। उसकी सर्वाइवल उसके सर्वाइवल में फ़र्क है। पेशेंट्स हु रीच 70 ईयर्स ऑफ एज वी डोंट डू ट्रांसप्लांट्स, उनको कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो उनका इतनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, फिर लाइफ बिकम्स मिजरेबल आफ्टरवर्ड्स। 70 साल वाले को आप इम्यूनोसप्रेशन पे डाल दें तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। अच्छा जी, अब ये एक एक्सरे है जो हम टीबी की बात कर रहे थे। आप देखें छोटे नोड्यूल्स मिल रहे हैं आपको। ये एक डिजिटल एक्सरे है जिसमें आपको बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन मिल रही है। हमने इसका HRCT किया कंफर्म करने के लिए। यू कैन सी दीज नोड्यूल, छोटे नोड्यूल्स आपको, ये HRCT हैं। ये आप देखें, एक्सरे में भी इंफॉर्मेशन मिल रही थी, लेकिन आपको इसमें बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मिलती है। जी 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 जी। अच्छा जी, अब MRI के बारे में, MRI के बारे में थोड़ी सी वो ये MRI मैग्नेट था MRI का, और इसने जनाब ये देखें, ये एक मैग्नेट है, ये एक रेलिंग सी पड़ी हुई है, ये उसका वो है। इतनी एफर्ट की आपने, और इमेज आपको ये इस तरह का मिला। इस एफर्ट के बाद फ़ायदा ही कोई ना हुआ, लेकिन एक इन्वेंशन है जो कि चल रही है। ये पुराने ज़माने की बात है। अब आप अगर MRI पे जाएं, लुक एट दिस, जैसे आप इतनी ही कोई खूबसूरत चीज़ देख रहे हैं और इतनी ज़्यादा केयर के साथ और इतनी अरेंजमेंट के साथ अगर आपका एक्सपीरियंस हुआ होगा MR के कमरे में जाने का अगर किसी को, तो आप यू कैन सी कि जी क्या हो सकता है। आप ये देखें, लुक एट दिस MRI रूम, ताकि आपका दिल भी लगा रहे अंदर, ये ना हो कि आप बीमार फील करें।
तो आपको ये चीज़ के तो पैसे लेते हैं, जी इसी चीज़ के वो पैसे लेते हैं। तो इंफॉर्मेशन और देखें आप ज़रा, जो मोटे पेशेंट्स हैं उनके लिए हमें बड़ी प्रॉब्लम होती है, वो ऐसा पर्चर में ही नहीं जा सकते, तो यू रियली हैव टू वॉच फॉर इट। सर उसके लिए ओपन भी तो आ गया है हमारे। जी जी वो भी आ गया, लेकिन जो इसमें हमारे लिए ये प्रॉब्लम होती है कि वो अंदर ही फंस गया, तो ये चीज़ भी देखने में। फिर दूसरा एक जो फैक्टर है वो क्लॉस्ट्रोफोबिया, ये फोबिया है, बहुत सारे ये ख़वातीन में बहुत ज़्यादा होता है। आप फील करते हैं कि जी अगर मुझे निकलना पड़े या मैं कैसे निकलूँगी बाहर, जो आमतौर पे लिफ्ट में भी आप देखते हैं कि लिफ्ट में भी लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो दैट फील लाइक कि जी अब हम क्या करें, अब ये इतनी सी चीज़ है आपने हमने डब्बे में बंद कर दिया है तो हम कैसे निकलेंगे बाहर, तो ये उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम है। उसके लिए फिर ओपन MRI की जो है ना वो ऑप्शन मौजूद है। ओपन MRI का आप देखें, आप बैठ के भी और आराम से बैठे हैं, क्वालिटी में फ़र्क होता है, क्वालिटी में फ़र्क होता है जी जी, क्वालिटी में बिल्कुल। लेकिन ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, एक मजबूरी है, आपने कराना है तो आपको ये कराना पड़ता है। आप ये देखें, ये ओपन मैग्नेट है, इसकी तीनों साइड्स ओपन है, ये मैग्नेट है ऊपर, तो आप बड़े कंफर्टेबली आप लेटे हैं, आपको क्लॉस्ट्रोफोबिया नहीं होता, लेकिन एट द कॉस्ट ऑफ रेजोल्यूशन। ये इनकी पिक्चर्स हैं, आप देखें, फैंसी पिक्चर्स जो कंप्यूटर आपको बना के देता है। आप ये देखें, लुक एट दिस MRI, रीड करना सीटी स्कैन की तरह, जिस तरह फ़र्क left वाली फ़र्क side पर जी 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 वो वैसे ही रहता। आप ये देखें, कार्डियक एप्लीकेशंस हैं, ये कॉन्ट्रास्ट भी नहीं दिया हुआ है इसको, हमने सर्कल ऑफ विलिस हमने लिया एंजियोग्राफी में, कोई कॉन्ट्रास्ट नहीं दिया MRI में। आप ये देखें, ये ब्रेन की आप वो देखें, ये देखें आर्च ऑफ एओर्टा, कैरोटिड्स, ये सारा के सारा विदाउट कॉन्ट्रास्ट। ये लिम्ब्स की एंजियोग्राफी देखें जी MRI में, नॉन इन्वेसिव, नो कॉन्ट्रास्ट इज गिवन। होता है जहाँ आपको कॉन्ट्रास्ट की ब्रेन में हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, ट्यूमर्स के हवाले से करते हैं, ज़रूरत पड़ती है आपको, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये हमें वैसे भी कर देता है। MRI की टॉक्सिसिटी जैसे आपने उसकी बताई, कॉन्ट्रास्ट की होती है, वैसे कॉन्ट्रास्ट सेफ नहीं है MR का भी, लेकिन उतनी नहीं होती जितनी CT में होती है। जो दूसरा सिंपल MRI है उसकी टॉक्सिसिटी नहीं नहीं नहीं, वो एब्सोल्युटली सेफ है, वो मैग्नेट है। तो सर MRI किसी सिस्टम की भी हम लिख के दे सकते हैं, ये करवा के लेके आओ। देखें MRI की लिमिटेशन है चेस्ट में, राइट जहाँ एयर होती है ना MRI वहाँ काम नहीं करता, राइट, तो चेस्ट में एयर होती है तो फिर वो आप CT करवाएं, वो आप CT करवाएं, बाकी सब सिस्टम में हो सकता सब में कर सकते हैं। तो ये कि ये चीज़ बोन्स वो बहुत अच्छी नहीं दिखाता, वो अभी आप CT करवाएं। सॉफ्ट टिश्यू डिटेल जो है ना, इट इज़ एक्सेलेंट सर एंजियोग्राफी तो हम दोनों में कराते हैं, सीटी में भी कराते हैं, MRI में कराते हैं जी क्योंकि सीटी के ज़्यादा डेंजरस जी जी जी। प्रेफर में MRI कराते आप MRI करवा, फ़र्ज़ करें किसी को रीनल हाइपरटेंशन है, आप सस्पेक्ट कर रहे हैं रीनल आर्टरी स्टीनोसिस है, तो आप MR रीनल एंजियो करवाएं, वो बहुत अच्छी आपको रिजल्ट देगी, तो आपको पता चल जाएगा कि ये स्टीनोसिस है या नहीं है, नॉन इन्वेजिव है और फ़ौरन से हो जाएगी, वो आप कर सकते हैं। ये नी जॉइंट में एप्लीकेशंस, अब आप देखें ज़रा कितनी खूबसूरती से ये जो काली काली आपको ट्रायंगुलर ये मेनिस्काई हैं, ये आपको कहाँ से नज़र आनी है, या तो सर्जन डाले ऑर्थ्रोस्कोप जॉइंट में आपके, फिर उसको वो काट ले, वो नज़र आएगी इन्वेजिव चीज़। ये आप ये सैजिटल व्यू है, आप ये देखें कितनी ज़बरदस्त आपको ये नज़र आ रही है मेनिस्काई जी। ACL भी, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको इंफॉर्मेशन मिलती है। तो ये शोल्डर जॉइंट है, ये सुप्रास्पाइनेटस मसल है, ये सारा रोटेटर कफ की जो लीजन्स हैं वो आपको पता चलती हैं। कोई फ्लूइड आ गया, जॉइंट फ्यूजन आ गई, बर्साइटस आ गया, टेंडनाइटस आ गया, रप्चर आ गया सुप्रास्पाइनेटस का, वो आपको पता चलता है। तो आपको बहुत सारी डिटेल पता। देखें जी, एक पेशेंट आया विद फ्रोजन शोल्डर, अब आपको ट्रीट किए जा रहे हैं कि यार तुम फिजियो करो, तुम ये एनाल्जेसिया ले लो, अगर उसका ये मसल ही टूटा हुआ है
तो वो तो नहीं जोड़ना इस तरह, वो तो फिजियो करा करा के और उस बेचारे का बेड़ा गर्क हो। आप पार्शियल इंजरी को कंप्लीट कर देंगे अगर आप उसको इस तरह ट्रीट करेंगे। तो आपको यू हैव टू बी केयरफुल। सॉफ्ट टिश्यू डिटेल बहुत अच्छी, ये वही आप ये देखें स्मॉल बबल, ये MR एंटेरोग्राफी कहते हैं इसको। आप भी देखें जरा स्मॉल बबल को, कितनी ज़बरदस्त डिटेल है। लुक एट दिस, नो कॉन्ट्रास्ट, जस्ट वाटर, ये सिर्फ पानी है जी। फ्रोजन शोल्डर में सीटी स्कैन रिकमेंड करें? नहीं नहीं, जॉइंट्स में CT को बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। आप आर्थ्रोग्राम करा लें या खाली वो जॉइंट का करवा लें। बहुत सारे पेशेंट्स आती हैं कि जी उनको चलने में प्रॉब्लम है, 1.5 साल पहले मोटरसाइकिल से कोई टक्कर हो गई थी, कोई किसी ने गाड़ी लग गई या क्या हो गया या एक्सीडेंट हुआ, उसका ACL हुआ ये कि जनाब वो छोटी मोटी चोट लगी, एक्सरे देखा आपने, आप कहते हैं नहीं नहीं बच्चा तो हो गई, गो फिक्र की बात नहीं है, हड्डी वड्डी बच गई इसकी। उसका ACL का पार्शियल टीयर था उस वक्त। आपने कहा कि यार ये स्किन पे ये ऑइंटमेंट लगाओ, पेन किलर खाओ, गर्म रखो जॉइंट को, थोड़ी सी फिजियो कराओ। तो 4-5 दिन में वो आया, वो कहता जी फ़र्क तो पड़ गया मुझे, थोड़ा थोड़ा सा है मुझे अभी। अब कोई बात नहीं, ऐसे ही लगा रहे, चलता जा रहा है, वो सीढ़ियाँ चढ़ रहा है, जिम जा रहा है क्योंकि आपसे इजाज़त मिल गई उसको। 1.5 साल के बाद वो बंदा खड़ा भी नहीं हो सकता। जब वो अपने ऑर्थोपीडिक के पास पहुंचा तो उसने कहा जी MR कराएं, उसका ACL कंप्लीट इंजरी हुई थी। अब उसको आर्थ्रोस्कोपी करेगा, उसकी वो रिपेयर करेगा लिगामेंट की। तो बात यह है कि ये इस तरह से भी है जी, बिल्कुल वो कर सकते हैं आप, वो भी कर सकते हैं आप, कॉन्ट्रास्ट देते हैं उसको जी हाँ। कोरोनरी आर्टरी CT बहुत अच्छा है। आप देखें क्रेटिनिन ज़्यादा है आपका, वो उसका तो फिर अगर देखना पड़ेगा, आउटवे करना पड़ेगा कि कितनी ज़रूरत है आपको, क्योंकि अगर दूसरी एंजियोग्राफी भी करवानी है कन्वेंशनल, उसमें भी कॉन्ट्रास्ट देना पड़ेगा आपको। तो डिपेंड करता है कि उस वक्त प्रॉब्लम कितनी ग्रेव है या क्या। देखें कन्वेंशनल और इसमें एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये है, फ़र्क ये है कि एक पेशेंट आता है आपके पास एक्सीडेंट इमरजेंसी में अस्पताल में एंजाइना के साथ या चेस्ट पेन के साथ, क्या वो सारे पेशेंट कैंडिडेट हैं फॉर कन्वेंशनल एंजियोग्राफी? 50% नहीं होंगे। अच्छा, लेकिन क्या आप ये रिस्क ले सकते हैं कि जी एक पेशेंट आया है जो कि एंजाइना वाला है पेशेंट, आप उसको एंजियोसेट दे के तो आप कह रहे हैं यार तुम अब घर जाओ, तुम फिक्र की कोई बात ही नहीं है, मैं बैठा हूँ इधर, ये भी आप नहीं कर सकते। यू शुडंट डू दैट। आपने उसको वर्कअप करवाना है, उसकी हिस्ट्री लेनी है, अगर वो स्मोकर है, उस एज ब्रैकेट में है, रिस्क फैक्टर्स हैं उसके, तो आप तो ये नहीं कर सकते आप। फिर तो आपने उसको, ये तो डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है। थैलियम स्कैन की आपको फ़ौरन ज़रूरत कभी इमरजेंसी में नहीं पड़ती, वो आपने मायोकार्डियम देखना है। सबसे पहले आप उसका एको करवाएं, उसका इजेक्शन फ्रैक्शन देखें, अगर इजेक्शन फ्रैक्शन कम है और वो पेशेंट एंजाइना उसको होता जा रहा है रिपीटेडली, ECG देखें आप, तो ये और अगर मायोकार्डियम अफेक्टेड है तो फिर ECG ठीक नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकती, या वो लेफ़्ट या राइट फेलियर में जा रहा है या उसका तो वो कंप्लाइंट ही नहीं है। तो थैलियम जो है ना वो सिर्फ आप देखते हैं मायोकार्डियम की वाइबिलिटी के लिए। तो आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे आप हार्ट के बारे में बहुत सारा इंफॉर्मेशन ले सकते हैं पहले। थैलियम इज़ नॉट एन इमरजेंसी टेस्ट, वो आप बाद में भी करा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके क्लिनिक पे आए कोई हार्ट पकड़ के आपको कहें यार तुम जाके पहले थैलियम कराओ। नो, यू हैव टू फॉलो दैट गाइडलाइंस और एक सिस्टमिक वे में, इस तरह नहीं। ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है उसकी। अगर आप देखें उसकी सिचुएशन क्या है, किस कंडीशन में वो आया आपके पास,
ये आप यू आर द बेटर जज। नॉन इन्वेसिव कैटेगरी में शुमार हैं जी जी जी, ऐसे ही ऐसे ही। जो एक पेशेंट आया है जो कि आप समझते हैं कि इसकी कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है, स्टीनोसिस इसको हुआ है, इसको अर्जेंटली आपको कोई ना कोई इंटरवेंशन चाहिए, तो आप वक्त ना ज़ाया करें। प्राइमरी एंजियोप्लास्टी उसकी होनी चाहिए। अगर उसकी कोई बैलून एंजियोप्लास्टी है, उसको स्टेंट डालना है, उसका बाईपास होना है, फिर आप टाइम ना ज़ाया करें। आप उसका मायोकार्डियम में डैमेज करते जा रहे हैं टाइम के साथ साथ, ये ना करें। आप उसका फ्लो रिस्टोर कराएं जितनी जल्दी होता है, ये सारे बाद के काम हैं। तो यू हैव टू बी वेरी क्लेवर कि आप उसका टाइम ना ज़ाया करें। ये ना करें आप उसको एंटासिड दे के कहें और नहीं यार तुझे डिस्पेप्सिया है, घर जाओ तुम ये करो, ये ना करें। पीआईसी भिजवा दें उसको। जी अगर आप समझते हैं, देखें अगर किसी पेशेंट को रिफ्लक्स हो रहा है, पीआईसी वाले यही करते हैं। सबसे पहले वो ये देखते हैं यार तुम्हें कोई वापस तो नहीं आती हैं चीज़ें, कोर्निया तो नहीं है, इस तरह की चीज़ें तो नहीं है, वो भी देखते हैं इस चीज़ को। तो ये ओवरलैपिंग फीचर्स है ना, ये आपको क्लेवरली हैंडल करने चाहिए। सॉरी क्या चीज़? कोलिसिस्टोग्राफी नहीं 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 नहीं, अब तो अल्ट्रासाउंड पे आप देखते हैं। नहीं नहीं, वो तो पुराना ज़माना जी, वो आजकल करवाया जाता है, वो इनफर्टिलिटी के लिए करवाया जाता है जी। आप ये देखें, ये एमआरआई है, सैजिटल सेक्शन, यूरिनरी ब्लैडर, ये यूट्रस है, ये एंडोमेट्रियम है भी है जो आपको ब्राइट लग रही है, पीछे रेक्टम है, ये सारी प्री सेक्रल स्पेस है। तो आप देखें ज़रा कितनी खूबसूरती से आपने इतनी आपको, ये तो ऐसा लगता है जैसे आपने पेंसिल लेके तो ड्राइंग बनाई है, जैसे वो BD चौरासिया अगर आपको याद हो वो बनाता था कि जी ये वेन है, ये आर्टरी है, ये नर्व है, वो ये देखें ज़रा, ये MR ने किया, कितनी ज़बरदस्त एनाटमी दी है उसने। ये एनाटमी आपको कहीं नहीं मिल सकती है ऐसा। क्या चीज़? वो ये एंटेरोग्राफी है, स्मॉल बाउल डायलेटेड, MR एंटेरोग्राफी। इसमें एनाटॉमी में क्या क्या है? वर्टिकल कॉलम है, उसके बाद गट्स है, उसके बाद इसकी बात कर रहे हैं आप? ये तो पेल्विक, ये तो हमने पेल्विक एरिया लिया है, पेल्विक एरिया की एनाटमी दिखा रहे हैं। ये देखें, ये ब्राइट वाला ब्लैडर है, ये सर्विक्स है, ये यूट्राइन कैविटी है, एंडोमेट्रियम है, छोटी छोटी ये देखें सिस्ट बनी हुई है, ये पीछे रेक्टम और सिग्मॉइड आ रहा है, ये पीछे सेक्रल वर्टिब्रीज हैं। ये देखें ज़रा कितनी ज़बरदस्त उसने एनाटमी बनाई जी। कल्डी सैक जो होता है ना जी, कल्डी सैक जो है ना वो पोस्टीरियर टू यूट्रस मिलना चाहिए आपको। दिस इज द प्लेस बिटवीन रेक्टम एंड यूट्रस जहाँ पे आपको फ्लूइड वगैरह या कोई कलेक्शन है तो वो नज़र आएगी जी। अच्छा ठीक है। अच्छा जी, ये MR है, पेट भी है, इसको हम स्किप कर देते हैं। ये पुराने अल्ट्रासाउंड ऐसे होते थे जी, ये इस तरह के मीटर थे ये वाले, ये इसने प्रोब रखी हुई है, इतनी बड़ी मशीन है। और ये देखें ज़रा, आधा कमरा चाहिए था आपको ये मशीनें रखने के लिए, जो आप अब एक लैपटॉप की तरह ले लेके फिर सकते हैं। अच्छा जी, CT वर्सेस MR। CT जो है ना स्कैन, इट टेक्स फास्ट एक्सरेज यूज़ करता है, MRI आपको मैग्नेटिक वेव्स यूज़ करता है, ये हमने तय कर लिया। CT स्कैन्स आर यूजुअली द फर्स्ट चॉइस फॉर इमेजिंग। ब्रेन में अगर इंट्राक्रेनियल हेमरेज आ जाता है तो आपको CT कराना चाहिए फ़ौरन। CT इज़ क्विक, फ़ौरन हो जाता है, इट इज़ अवेलेबल मोस्ट ऑफ द टाइम। MR इज़ नॉट अवेलेबल एवरीवेयर, तो आप CT को ज़रा प्रेफर करें। और MR को हम रिजर्व करते हैं ऐसी चीज़ों में जहाँ CT काम नहीं करता। सॉफ्ट टिश्यू के लिए, ये सॉफ्ट टिश्यू के सॉरी लैकुनर इन्फार्क्ट्स यू मीन, MR करें। MR बहुत अच्छे लैकुनर इन्फार्क्ट्स, जिस तरह ब्रेन स्टेम है, मिड ब्रेन पॉन्स मेडुला, उसमें छोटे छोटे बिल्कुल सब सेंटीमीटर से जो है ना इन्फार्क्ट्स होते हैं, वो MR बहुत अच्छा लेता है, क्योंकि वो आपको सैजिटल भी करके दिखाएगा, कोरोनल भी कर देगा, एक्सियल भी कर देगा, डिफरेंट सीक्वेंसेस हैं उसमें,
तो वो आप MR करवाएं। सर स्पाइन के लिए हम सीटी भी कराते हैं, एमआरआई नहीं। प्रेफर क्या करना चाहिए? MR MR। तो सर फ्लूइड देखने के लिए, जी। फ्लूइड्स के लिए फ्लूइड कहाँ मसलन? मतलब कोई जैसे कोई वो abdomen में क्या है? जी असाइटिस के लिए तो अल्ट्रासाउंड है। abdomen में आपको reveal है। नहीं, देखें आपने एसाइटीज प्लूरल फ्यूजन आपने क्यों कराने हैं? ये CT या इस तरह रेडिएशन देने हैं आपने उसको, तो अल्ट्रासाउंड आप अल्ट्रासाउंड से करा लें, एक्सरे पे भी पता चल जाएगा आपको। तो आपको छोटी चीज़ों के लिए ये बड़ी मोडालिटीज़ पे ना जाएं। कॉस्ट वाइज भी, रेडिएशन वाइज भी, ये सारी के सारी आप बर्डन डाल रहे हैं पेशेंट पे। जी हाँ, नहीं नहीं नहीं, वो ना करें क्योंकि जी आप स्पाइन से रिलेटेड कह रहे हैं। सॉरी, वो भी एक्सरेज हम यूज़ करते हैं, बोन्स के लिए करते हैं वो सिर्फ। नहीं 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 नहीं, वो CT/MR से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, वो अलग मशीन होती है। जी हाँ, वो बोन एक्सरे इस्तेमाल करते हैं। उसमें एक्सरे हम सिर्फ लेते हैं कि बोन की डेंसिटी कितनी है, क्योंकि अगर आपने ऑस्टियोपोरोसिस ऑस्टियोपीनिया को ट्रीट करना है, पेशेंट बार बार आ रहा है जी मेरी कमर में दर्द ठीक नहीं हो रहा, ना वर्टिब्रल कोलैप्स हुआ है कोई, ना डिस्क लीजन है, मुझसे जी खड़ा नहीं हुआ जाता, तो आपने वो कैल्शियम स्कोरिंग करनी है आपने। MRI जी। करेंगे। डेक्सा की बात कर, टेक्सास वो डेक्सा की बात कर। सेंट्रल। अच्छा जी, कॉन्ट्रास्ट रेजोल्यूशन में MRI का कॉन्ट्रास्ट सबसे अच्छा है एज़ कंपेयर टू CT। CT का कॉन्ट्रास्ट अल्ट्रासाउंड से अच्छा है और एक्सरे सबसे बाद में आएंगे। कॉन्ट्रास्ट होता क्या है जी? हम कॉन्ट्रास्ट कहे जा रहे हैं। व्हाट इज कॉन्ट्रास्ट? ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक एंड वाइट यो बैक वो जी। रेस को पास नहीं होने देता और रिफ्लेक्ट कर देता है, जी। जिसकी वजह से वो जी, आप ब्लैक एंड वाइट को देखें, ये एक कॉन्ट्रास्ट, इसको आप कॉन्ट्रास्ट कहते हैं। तो इनके शेड्स बना लें आप, वाइट के भी शेड्स बना लें, ब्लैक के भी शेड्स बना लें, लाइट हो भी सकते हैं, डार्क भी हो सकते हैं। दैट इज़ द कॉन्ट्रास्ट जो आपको, अगर कॉन्ट्रास्ट ना हो, अगर हम इस कमरे में लाइट बंद कर दें और बिल्कुल अंधेरा हो जाए तो हम तो किसी को देख ही नहीं सकते। डिफरेंशिएट करना तो दिस इज़ बेसिकली, इसीलिए जिस तरह हमने कॉन्ट्रास्ट अगर देना है IV, तो यही हाईलाइट करता है सब सारी चीज़ें। तो दैट इज़ दी कॉन्सेप्ट। आप ये देखें, ये कॉन्ट्रास्ट है, ये आपको वाइट ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, इसके बैकग्राउंड में ग्रे शेड्स हैं। आप ये देखें, इसका बैकग्राउंड ज़्यादा डार्क है, ये फिर लाइट हुआ, फिर ये लाइट हुआ। जब आपने बहुत लाइट किया तो ये वाइट वाले जो धब्बे हैं वो आपको नज़र नहीं आ रहे इतने अच्छे एज़ कम्पेयर टू दिस ये वाली जो सैंपल है। ये क्लियरली विजिबल है, ये पुअरली विजिबल। वो इसलिए कि आपने बैकग्राउंड को लाइट कर दिया। और तो कॉन्ट्रास्ट, जितनी रेजोल्यूशन अच्छी होगी चीज़ों की, वो कॉन्ट्रास्ट आपको बहुत क्रिस्पी नज़र आएगा, ज़्यादा अच्छा नज़र आएगा। तो ये चीज़ है, ये इनको भी आप ये कॉन्ट्रास्ट होता है जी, डिफरेंट कॉन्ट्रास्ट आता है, आप ट्यूबिंग के ज़रिए उसको वेन में डाल देते हैं। ये डिफरेंट कॉन्ट्रास्ट यूज़ करते हैं आप। अच्छा जी, कॉन्ट्रास्ट का मतलब यही है जो हम कह रहे हैं कि एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश डिफरेंसेस इन इमेज इंटेंसिटी ऑफ एडजेसेंट स्ट्रक्चर्स। दो स्ट्रक्चर्स को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? एक वेसल पड़ी हुई है और एक लिम्फ नोड है, आप उन दोनों को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? कॉन्ट्रास्ट जाएगा तो आप कहेंगे नहीं जनाब, ये तो आइलियक वेसल है, ये तो आइलियक लिम्फ नोड है अलग से पड़ा हुआ, ये तो यूरेटर पड़ा हुआ है, ये तो ओवेरियन टिश्यू है। ये दिस इज हाउ यू डिफरेंशिएट। और आप दोनों को वो देखते हैं, ये हमने एक डिफरेंट वो आपको बता रहे हैं। ये प्लेन है जी फिल्म, ये प्लेन लिवर की इमेज है विदाउट कॉन्ट्रास्ट। जब अब हमने, और इसके अंदर एक लीजन पड़े हुए हैं दो, ये इधर वो दोनों लीजन मौजूद हैं, लेकिन कॉन्ट्रास्ट ही नहीं है तो आपको नज़र ही नहीं आ रहे। जब आपने कॉन्ट्रास्ट दिया, ये देखें ये एओर्टा है, ये भी एओर्टा है, कॉन्ट्रास्ट दिया, ये दोनों हाईलाइट हो गए। ये ऐसे ही है जैसे आप अंधेरे कमरे में टॉर्च जलाएं। ये डिफरेंस है कॉन्ट्रास्ट का और नॉन कॉन्ट्रास्ट के साथ। इसी तरह आप ये देखें, ये नीचे वाला इमेज है,
ये पल्मोनरी आर्टरी है, राइट पल्मोनरी आर्टरी। एक एरिया ये जो थ्रोम्बस पड़ा हुआ था इसके अंदर फिलिंग डिफेक्ट नज़र आ रहा है। एक पेशेंट है, फर्ज करें वो डीवीटी का है और आपने फील किया कि जी इसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है और आप सस्पेक्ट कर रहे हैं कि जी हमें लगता है कि ये पल्मोनरी एम्बोलिज्म है विच इज़ ए लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़। तो आपने प्लेन करेंगे, प्लेन में आपको इतना फ़ायदा नहीं है, लेकिन आपने जैसे कॉन्ट्रास्ट दिया यू कैन सी दिस थ्रोम्बस सिटिंग इन द राइट पल्मोनरी आर्टरी और आपको उसको देन एंड देयर थ्रोम्बोलाइज करें या जो भी करें, ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। तो ये इसलिए दिखाई गई है कि आपको पता चलेगा कॉन्ट्रास्ट वर्सेस नॉन कॉन्ट्रास्ट का कितना फ़र्क है। ये विद और विदाउट कॉन्ट्रास्ट ये दिखाए गए हैं, इसकी वेस्कुलरिटी और इन सारी स्ट्रक्चर्स के बारे में कि ये देखें, ये एक लिवर में एक लीजन था जो हमें पता चला और ये दिस टर्न्ड आउट टू बी एज हीम एंजियोमा। ये अब आप ये ना जाएं कि ये ऐसे क्यों है क्या है, लेकिन ये लीजन पड़ा हुआ था लिवर में सेगमेंट 6 में और ये थोड़ा सा जब इसको कॉन्ट्रास्ट दिया तो ये फेल होना शुरू हुआ एंड देन वी अल्ट्रासाउंड वाले ने कहा जी 6 सेंटीमीटर का एक मैस पड़ा हुआ है। तो जी अब्सस कैसे नजर आएगा? एब्सेस बिल्कुल आपको उसका रिम एनहांस करेगा, खाली अंदर तो नेक्रोसिस है सारा, अंदर तो बिल्कुल नेक्रोसिस है। डिफरेंशिएट हो जाएगी। सिस्ट जो होती है वो भी फ्लूइड फिल्ड होती है और जो एब्सेस है वो भी इस तरह होती है, लेकिन उसके शेड्स कॉन्ट्रास्ट फ़र्क होते हैं। वॉल उसकी एनहांस करती है, जिस तरह ट्यूबरकुलोमास हैं ब्रेन में, वो आप उसको कॉन्ट्रास्ट देते हैं तो वो इसी तरह ही हाईलाइट होते हैं, जिससे आप बता सकते हैं कि ये ट्यूबरकुलोमास हैं कि सॉलिड है, सिस्टिक है, क्या लीजन है। कॉन्ट्रास्ट ये करता है जी, ये ब्लैक एंड वाइट है। अगर आप उनके कहें कि जी इसमें पीली वाली पेंसिल कौन सी है, लाल वाली कौन सी है, आप कहेंगे जनाब मैं कैसे पता चलेगा, ये तो ब्लैक एंड वाइट है। जब कॉन्ट्रास्ट दिया तो लुक एट द ब्यूटी, दिस इज व्हाट कॉन्ट्रास्ट डज। अगर ये आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आए तो आप ये देखें कि ये कितना फ़र्क है। ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस जी जी जी, और यही कॉन्ट्रास्ट के एग्जांपल्स हैं। ये पुराने ज़माने में ये एक बेरियम दिया हुआ है और सारा कुछ है। ये एक लीजन पड़ा हुआ था सिग्मोइड में, ये प्लेन स्टडी है, इसका फ़ायदा ही कोई नहीं है। और इसी तरह से आप ये देखें कि ये भी मैं आगे कर देता हूँ। अच्छा, अब आप ये देखें सर, हमारे पास कितना टाइम होगा अभी, बस ख़त्म करें? ओहो सॉरी, लेक्चर और रखा। अच्छा, क्योंकि मैंने आपको कहा ये 4 साल की रेजिडेंसी है, ये जो उसको मैं बड़ा इंटरेस्टिंग है। हाँ, ये सीटी है, सीटी ब्रेन, और ये एमआरआई ब्रेन है, वही वाला सेक्शन। आप इन दोनों की ज़रा देखें डिटेल में फ़र्क, कितना डिटेल में फ़र्क है। तो आप देखें सॉफ्ट टिश्यू कितनी ज़बरदस्त आपको दिखाई जा रही है, और इसको देखें आप। जी जी, मैं बस एक आधे और आपको दिखा देता हूँ, ठहरें और भी आपको। ये जो कॉन्ट्रास्ट की हम बात कर रहे थे, ये मैसेज हैं, मेनिंजियोमास हैं, कुछ एब्सेसेस हैं, कॉन्ट्रास्ट में उनका ये फ़र्क होता है। ये सीटी है जी, सीटी में ये ब्लीड दिखाई गई है डिफरेंट साइड्स पे, इसी तरह ही ब्राइट होती है। ये देख लें आप, ये इन्फेक्शन है। पेशेंट आया आपके पास, एक हाथ उसका वीक हो रहा है, वो कहता है जी मैं 6 घंटे से मेरा हाथ और पाँव जो ना वीक है। आप सस्पेक्ट करेंगे इसको को स्ट्रोक हुआ है, क्या हुआ है इसको, तो आपने इसका सीटी करवाया। सीटी पे आपको देखें, सीटी पे को बहुत ज़्यादा आपको नहीं पता चला कि जनाब है या नहीं है, लेकिन पेशेंट इज सिम्टोमेटिक, और आपने अगर उसको इन्फेक्शन थी तो आपने उसको थ्रोम्बोलाइज करना है, उसको आपने ब्लड थिनर्स पे डालना है, वरना वो और ख़राब हो जाएगा। तो आपने कहा जनाब सीटी पे इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, आपने एमआर करवाया। लुक एट दिस, ये वाइट एरिया पूरा जो पैराइटो टेम्पोरल लोब ये इन्फेक्टेड है। और अगर आप वापस जाएं अब इस पे, तो आपको थोड़ा सा ये ग्रे शेड सा मिलेगा। तो इन्फेक्शन में आप एमआर करवाएं। जी जी,
और अगर सीटी इमीडिएटली तो सीटी स्कैन ही होगा। आप सीटी करवाएं, सीटी में मोस्ट ऑफ द टाइम इन्फेक्शन पकड़ी जाती है, मोस्ट ऑफ द टाइम। और अगर आपको शक है तो फिर आप ये इसको करते हैं, फिर आप करें। कंट्रास्ट की प्रेफरेबल क्या है? नहीं, देयर इज नो कॉन्ट्रास्ट, प्लेन। इन्फॉर्मेशन में प्रेफरेबल क्या है? एमआरआई है ना, विदाउट कंट्रास्ट। जी, विदाउट कॉन्ट्रास्ट। अगर फैसिलिटी है आपके पास तो इमीडिएट तो जो है वो तो इमीडिएटली आप सीटी जो है ना वो हर जगह अवेलेबल होता है, वो आप क्योंकि देखें सीटी में आपने ब्लीड भी देखनी है। अब आपको नहीं पता ये पेशेंट की वीकनेस क्यों हुई हुई है, इसको ब्लीड है या आपने उसको ब्लीड हुई हुई है और आपने उसको जनाब एंटीकोगुलेशन पे डाल दिया, और ब्लीडिंग हो जाए। ये तो यू आर आस्किंग फॉर जी, वो तो गया मरीज बेचारा। अगर वो मेटालिक पेसमेकर लगाओ फिर तो आप नहीं एमआरआई नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, आजकल सारे जो ये है ना जी डिवाइसेस या सारे कंपेटेबल हैं। कॉक्लियर इम्प्लांट्स, रेटिनल इम्प्लांट्स हैं, ये जो पेसमेकर्स हैं, जॉइंट्स में प्रोस्थेसिस डाले होते हैं, ये दे आर ऑल एमआर कंपेटेबल। में डाले होते हैं। जी डेंटल ये तो ये आजकल सेफ हैं सारे। इन्फेक्शन की कितनी ड्यूरेशन बाद करवाना चाहिए? अगर आपको इन्फेक्शन पता चल गया है तो फिर क्यों कराना है आपने, फिर क्यों कराना है आपने फिर आपने क्यों कराना नहीं वो आपको क्यों, आप ऐसे ही कराई जाए, वो आपने क्यों कराना, ट्रीट करें उसको, ट्रीट द पेशेंट। अगर आप कंफ्यूज हैं तो फिर आप करा लें, अदरवाइज नहीं। ये देखें इन्फेक्शन शुरू में बिल्कुल ऐसे नज़र आती है आपको, ये देख रहे हैं, ये सीटी ऐसे ही है। एक और लेक्चर पे ये सर मस्त है सर, इसमें हमें पैथोलॉजी और उसके इसके ब्रेन की जो है ना इसमें देखें आप लोग जो है ना, इम्पोर्टेंट है। आप लोग इंतहाई सीनियर और मोहतरम है हर पूरी मेडिकल कम्युनिटी के लिए, क्योंकि आप फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस पे बैठे हुए हैं। ब्रेन के एक दो और बता दें। हाँ, मैं समझ रहा था ये बोर होते जा रहे हैं हम लोग, लेकिन ये क्या असर की नमाज भी पढ़नी है सर। अच्छा लेक्चर और रखे सर। ये ब्लीड्स दिखाए गए हैं, ये एपिड्यूरल ब्लीड ऐसे कहलाती है। इसके लिए आपको इमीडिएटली न्यूरोसर्जन को ये ड्रेन करना चाहिए। ये आर्टीरियल ब्लीड है, ये सब ड्यूरल ब्लीड है, इसको छोड़ दें, इसको कुछ नहीं करना आपने, खुद ब खुद ये रिजॉल्व हो जाएगी। और ये भी सब ड्यूरल ब्लीड है। ये पैरेनकाइमल हीमाटोमास हैं, इसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल करें, ठीक हो जाएगा। ये वाला इसको देखें, ये थोड़ा सा मिड लाइन शिफ्ट कर रहा है, अगर उसको सिम्टम्स आ रहे हैं तो वो उसको ड्रेन करेगा। लेकिन ये होता है मिडल मेनिंजियल वेन की, या वो वेन्स होती हैं। ये वीनस ब्लीड जो है ना, ये इतना ख़तरनाक नहीं है जितना आर्टीरियल ब्लीड, आर्टरी वाला। वो तो उसको तो टेम्परेट नहीं मिलेगा, वो तो ब्लीड करती जाएगी। तो वो देखें, ये डिपेंड करता है उसकी क्या सिचुएशन है। फिर ये न्यूरो सर्जन डिसाइड करता है कि जी ये इसको सिम्टम बढ़ते जा रहे हैं, हमें वी शुड ड्रेन इट। तो ये हमने ये इन्फॉर्मेशन आपको दे देनी है। तो ये ब्रेन में भी इसी तरह ही है जी, कि आप ये देखें कि ये एक इन्फेक्शन हुई हुई है बेजल गैंग्लिया में, ये एमआरआई है और ये सीटी है। अब सीटी पे अपरेंटली आपको लगता है कि नॉर्मल है। ये अगर आप वापस जाएं इधर तो आप ये देख रहे हैं हाइपोसा, दोनों साइडों का कंपेयर। ये इन्फेक्शन है, ये वाली जो एमआरआई में इतनी ज़्यादा अच्छी नज़र आ रही है। आप फिर एमआरआई करवा लें, अगर आप कंफ्यूज है आप एमआरआई करवाएं। एक्टिव उसकी कंप्लेन है, एक्यूट कंप्लेन है, तो हम कितने ड्यूरेशन बाद फौरन करवाएंगे? देखें पेशेंट जो है ना, पेशेंट को स्ट्रोक जो है ना यूजुअली मिडनाइट या अर्ली मॉर्निंग होता है, ठीक है। और वो आपके पास पहुंचते पहुंचते पता नहीं कितनी देर, 12 बजे उसको स्ट्रोक हुआ। घर वाले कह रहे हैं यार पता नहीं रात है, अब अस्पताल लेके जाएं इसको, ना लेके जाएं, क्या करें इसको। अच्छा जी, कोई डॉक्टर को बुला लिया आपने, तो आप टाइम उसका निकालते जा रहे। तो आपने जो थ्रोम्बोलिसिस का टाइम है ना, आप उसको थ्रोम्बोलाइज अगर कर सकते हैं क्लॉट को, वो 3 घंटे के अंदर 3 से 4 आप उसको कर दें। आपने जी इतनी देर में मरीज़ आता कोई नहीं है अनफॉर्चुनेटली,
वो कह देंगे यार सुबह देखेंगे, सुबह अस्पताल खुलेगा तो जाएंगे। आप जनाब भी सुस्ती कर जाते हैं। फॉर जी सीटी करवाएं, सीटी करवाएं, सीटी करवाएं। जी सीटी जी। ये बड़ा लंबा एक वो है, ये अगला। ये सारी फिजिक्स आपका अच्छा सवाल है, लेकिन ये फिजिक्स बहुत ज़्यादा है, ये आपको बताते स्टॉप होता है तो फिर टेम्परेरीली मतलब वेटिंग फॉर मॉर्निंग, तो उसको लॉकडाउन वगैरह फिर नहीं आपने अगर हो सकता है उसको हेमरेज हुआ हो सकता है उसको देखें बात ये है। नहीं देखें, एम्बुलेंस नहीं था, ब्लीड हो गई उसकी, आर्टरी रप्चर हो गई, आप उसको लोपरन दे दें ऊपर से तो वो तो ये भी तो देखना है कि कोई 80-85% जो है वो ब्लीड तो कोई 15% होता है, कितना होता है सर लेकिन बात ये है कि क्या हम एंटीकोagulation इस तरह शुरू कर सकते हैं? करनी चाहिए हमें। अगर 1% भी चांस है ना तो ना करें। आपके घर वाला कोई अजीज़ है, वालिद हैं, कोई पड़ोस में लोग हैं, मोहल्लेदार हैं, आप ये तो नहीं करेंगे, नहीं करना चाहिए, जस्टिफाइड नहीं। आज में दे सकते हैं वो सर वो अलग बात आप हेमरेज वाले को तो ये नहीं कर सकते, यू कांट डू दैट। पेशेंट के अटेंडेंस भी आपके साथ हॉरिबल हो जाएंगे। सो वो तो मार देंगे आपको, कि जी आपने तो ये बिल्कुल ही गलत काम कर दिया। ठीक है, विदाउट कॉन्ट्रास्ट वो इमरजेंसी है, वो तो फटाफट आप करें। ये भी इस तरह जी एक्यूट क्रॉनिक इन्फेक्शन। ये अब HRCT मैंने लगाया हुआ था, मैंने कहा आप लोगों को ये HRCT आप ये नमूनियाज देखते हैं, कोविड देखते हैं आप, तो उनके हवाले से था। मैं एक जल्दी से आपको ये आगे कर देते हैं। जैसे ये ग्राउंड ग्लास हेज़ है, जो आप बड़ा ही नाम सुनते हैं कोविड में कि जी ग्राउंड ग्लास हेज़ हो गई इसको। ये नोड्यूल्स हैं, इस तरह नज़र आती हैं, इसी तरह ही। अच्छा फ़र्ज़ करें आपको पेशेंट आया, इंटरस्टर्नल उसको ना पेन हो रहा है, इंटरस्कैपुलर पेन हो रहा है, एपिसिस बहुत ज़्यादा पेनफुल हैं, तो ये 2-3 चीज़ें जिनमें होता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म में, न्यूमोथॉरैक्स में। तो ये देखें इस पेशेंट को न्यूमोथॉरैक्स है, ये और बिल्कुल सेटल सा, आपने इसका एक्सरे करें आपको नहीं नज़र आएगा। ये देखें, ये लंग ऊपर चला गया, और ये एयर देख रहे हैं, फ्री एयर, ये एयर देखें, ये आपको नज़र नहीं आएगी एक्सरे पे। पेशेंट कह रहा है जी मुझे तो बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, आप कहते हैं पता नहीं इसको एंजाइना हो रहा है, क्या हो गया इसको। बाज़ औक़ात देखें सेटल सा जो न्यूमोथॉरैक्स है ना, वो रेडियोलॉजिस्ट आपके पास नहीं है, वो एक एमओ देख रहा है उसको, तो उसको आया नज़र ना आया, तो ये डिपेंड करता है। ऐसे ही आप मरीज़ को गलत ना करें। HRCT कोविड था, मेरे ख्याल में हम रुक जाएं काफ़ी टाइम। हाँ चलें थैंक यू सर, वेलकम, थैंक यू।